नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। दोस्तों, आज हम ऐसे वॉर की बात करने जा रहे हैं जिसने 1967 में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया, वो भी सिर्फ 6 दिनों में। उन 6 दिनों की लड़ाई में इजराइल ने न सिर्फ अपने से बड़े आर्मी को हराया, बल्कि अपने ओरिजिनल साइज की तुलना में 4 गुना ज्यादा टेरिटरी गेन किया और मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन के उभरा। तो आइए जानते हैं कि 6 डे वॉर जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों शुरू हुआ 6 डे वॉर और किस तरीके से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में डोमिनेट किया। कहानी की शुरुआत होती है 1948 से, जब इजराइल का गठन होता है। इजराइल बनने की जो कहानी है उसका एक वीडियो है, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इजराइल बनने की घोषणा होती है 1948 में, वैसे ही जो अरब देश है वो कसम खाते हैं कि इजराइल को खत्म कर देंगे। वो इजराइल के ऊपर इन्वेड करते हैं, लेकिन इजराइल उनको हरा देता है। फिर जो ये ह्यूमिलिएशन था जो अरब देशों को मिला था, उससे वो परेशान रहते हैं और वो उतावले रहते हैं कि जब भी मौका मिलेगा हम इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। अरब देशों के अलावा गाजा पट्टी में और यरूशलेम के अंदर रहने वाले जो फिलिस्तीनी थे, उनको भी उम्मीद था कि जो युद्ध होगा, इस बार युद्ध में अरब देशों की जीत होगी और इजराइल खत्म हो जाएगा और जिसके बाद एक फिलिस्तीनी स्टेट का गठन होगा। लेकिन ये जितनी भी उम्मीदें थी वो आगे चल के खत्म हो जाती है। इनके अलावा सीरियन सपोर्टेड फिलिस्तीनी ग्रुप अल फतह, जिसका मेन गोल था कि वो इजराइल को खत्म कर देंगे, वो इजराइल के ऊपर लगातार जो बॉर्डरिंग एरिया है उस पर अटैक करते रहते हैं और जो सीरिया है वो उनको सपोर्ट करता है और इसका जो रिटेलिएशन है वो इजराइल बार बार देता है। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसर, जो कि मिडिल ईस्ट के सबसे डायनेमिक लीडर थे, उनको ये होप था कि वो मिडिल ईस्ट के लीडर बन के उभरेंगे और ये कॉन्फिडेंस था कि जिस तरीके से 1956 में सुएज कनाल क्राइसिस होता है, जिसमें इजराइल अपनी आर्मी भेजता है सुएज कनाल को कैप्चर करने के लिए और इजराइल को यूके और फ्रांस का सपोर्ट होता है और जिसकी वजह से वो निडर होकर सुएज कनाल के ऊपर अटैक करता है। यूएस और यूएसएसआर नसर के सपोर्ट में आ जाते हैं, जिससे कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाता है। तो इनको कॉन्फिडेंस था कि जब भी वो इजराइल के खिलाफ कुछ करेंगे तो उनको यूएस और यूएसएसआर फिर से सपोर्ट करेंगे। और इसी टाइम पीरियड में हम अगर इजराइल को देखें तो इजराइल 1948 और 1956 वॉर के बाद एक मिलिट्री सुपर पावर बन के उभरता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी अरबियन कंट्री जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा होता है। अधिकांश अरब देशों के लीडर, चाहे वो जॉर्डन के राजा हो या इजिप्ट के नसर हो, सबका एक ही स्टैंड था इजराइल के ऊपर कि इजराइल को खत्म करना है और ये स्टैंड अरब वर्ल्ड में बहुत लोकप्रिय था और उसी का फायदा उठाने के लिए ये जितने भी लीडर थे वो इस स्टैंड को लेते थे। सीरिया और फिलिस्तीन इजराइल के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते थे और उनके जो सिविलियन थे जो बॉर्डरिंग एरिया में रहते थे उनके ऊपर लगातार अटैक करते थे और जब इजराइल रिटेलिएट करता था तो वो दबाव बनाते थे इजिप्ट के ऊपर कि वो इजराइल के ऊपर कुछ करे और जो नसर थे वो चाहते थे कि वो इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना भिड़े। इस वजह से वो कुछ स्टैंड नहीं ले रहे थे। इजराइल को प्रोवोक करने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए सीरिया और फिलिस्तीनी आर्मी लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे थे और उसके जवाब में इजराइल उनके ऊपर रेड कर रहा था। ऐसे ही एक रेड 13 नवंबर 1966 में हुआ, जिसमें इजरायली फोर्स वेस्ट बैंक के एक गांव पर रेड करता है, जिसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। जिसके बाद सीरिया और फिलिस्तीन इजिप्ट से डिमांड करते हैं कि वो कुछ एक्शन ले इजराइल के खिलाफ, लेकिन नसर फिर से कुछ नहीं करते। तो सीरिया और फिलिस्तीन फिर से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं नसर को और वो बोलते हैं कि नसर जो है वो ग्रेटर अरब कॉज को भूल चुके हैं। ये सिलसिला जारी रहता है और जैसे जैसे ये अटैक एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जो टेंशन है इस एरिया के अंदर बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक सिचुएशन आता है जब सीरियन आर्मी इजराइल के अंदर अटैक करती है और बहुत सारे इजरायलियों को मार देती है। रिटेलिएशन में इजरायली एयरफोर्स सीरियन आर्टिलरी को बर्बाद कर देती है और उसके रिटेलिएशन में सीरियन एयरफोर्स ने MiG-21 से जवाब देने की कोशिश की इजराइल को, लेकिन इजराइल की मिराज फाइटर जेट ने 7 MiG-21 को मार गिराया और जिसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट था और ज़्यादा बढ़ता गया। जो लोग थे अरब देशों के वो दबाव बनाने लगे नसर के ऊपर कि अब वो इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाए। लगातार अरब पॉपुलेशन की तरफ से दबाव बनता देख प्रेसिडेंट नसर अपने आप को कमजोर ना दिखे, इस वजह से उन्होंने फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम अमीर को ऑर्डर दिया कि वो आर्मी यूनिट इजरायली बॉर्डर पे भेजे। वहीं दूसरी तरफ 19 मई को यूएन इमरजेंसी फोर्सेज जो कि इजराइल इजिप्ट बॉर्डर पे थी,
उनको नसर ने बोला कि वो उस एरिया को छोड़ के चले जाएं। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इजरायली पीएम ने ऑर्डर दिया कि जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनको दोगुना कर दिया जाए और 300 टैंकों को ऑर्डर दिया कि वो इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पे जाए। इजराइल और इजिप्ट के बीच जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और 21 मई को नसर ने अनाउंस किया कि वो इजरायली शिप के लिए स्टेट ऑफ तिरान को बंद कर देंगे। इजराइल ने 1956 वॉर में इजिप्ट पर दबाव बना के स्टेट ऑफ तिरान को खुलवाया था। नसर को लगता था कि ये मूव इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो भी बिजनेस होता था इजराइल की तरफ से वो स्टेट ऑफ तिरान के थ्रू होता था। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इजराइल की गवर्नमेंट ने इसको एक्ट ऑफ वॉर माना और ये माना कि ये इजिप्ट का इजराइल के ऊपर आक्रमण है। और इसका जवाब देने के लिए 4 जून को इजरायली वार काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि हम इजिप्ट के ऊपर पहले हमला करेंगे। अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो 4 जून को आईडीएफ के पास 2,64,000 ग्राउंड फोर्सेस थी, इंक्लूडिंग रिजर्व फोर्सेज। इसके अलावा 1,000 टैंक थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की थी और 250 फाइटर जेट थे। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के पास इनसे कहीं ज्यादा संख्या में तो एयरक्राफ्ट और ट्रूप्स थे। लेकिन इजराइल के पास सबसे बड़ा जो हथियार था वो था मोसाद के स्पाई हर अरब आर्मी में मौजूद थे। मोसाद के इन जासूसों के बीच एक ऐसा भी जासूस था जो खुद को नाजी जर्मनी के एसएस मेंबर के रूप में पोज करता था। उसने इजिप्शियन आर्मी के हर इंपॉर्टेंट ऑफिसर के साथ दोस्ती की और उन ऑफिसर्स थे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के एयरफील्ड, फाइटर जेट, इवन पायलट तक के नाम निकलवा लिए। और इसी इंफॉर्मेशन का यूज इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के ऊपर प्री अटेम्प्टिव अटैक में करता है। 3 speed to their distant targets, flying low over the Mediterranean to evade Egyptian radar. Some Egyptian MiGs escaped the onslaught. Altogether, 19 Egyptian air bases were put out of action and over 400 planes destroyed as the Israeli jets arrived simultaneously over their targets. Those Egyptian planes that did get airborne were destroyed in dogfights. The Israelis lost 26 aircraft but won air supremacy, which proved decisive. आपने क्लिप के अंदर देखा कि किस तरीके से इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा जॉर्डन और सीरिया के भी एयरफोर्स पे इजराइल अटैक करता है और उसके भी एयरफोर्स को खत्म कर देता है। और कुछ ही घंटे में इजरायली एयरफोर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक एयर सुपरमेसी हासिल की। इसके बाद आईडीएफ के जवान सिनाई पेनिनसुला पे तेजी से आगे बढ़ते हैं और इजिप्शियन फोर्सेस को पीछे ढकेल देते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन वेस्ट बैंक में इजराइल के ऊपर अटैक करता है। इजरायली फोर्सेस उनके ऊपर रिटेलिएट करते हैं और उनको पीछे ढकेल देते हैं। और इस लड़ाई में पहली बार 1948 के बाद इजरायली फोर्सेस जो ओल्ड सिटी है यरूशलेम का उसमें इंटर करती हैं। एक छोटा सा क्लिप है जिसको आप देखिए कि जीतने के बाद किस तरीके से इजरायली फोर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ में सीरियन आर्मी ने भी इजराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जो टेरेन था गोलन हाइट का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टैंक्स के लिए, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। और 9 जून को इजरायली सैनिकों ने गोलन हाइट पे चढ़ाई शुरू की और ये इलाका ऊंचाई पे था और इस वजह से सीरियन आर्मी को थोड़ा एडवांटेज था। लेकिन इजरायली एयरफोर्स इंटेलिजेंस की मदद से सीरिया को गोलन हाइट से पीछे ढकेल दिया गया और उसको नियंत्रण में ले लिया गया। सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट तीनों की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। आप इस क्लिप में देखिए। The Egyptian commander in Gaza, Major General Abdul Munah Husseini, still looks bewildered by the speed of his force's demise as he signs the surrender document, hastily scribbled out on a scrap of paper by his Israeli captors. 10 जून को इजरायली फोर्सेस ने घोषणा की कि उन्होंने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन के तीनों की ज्वाइंट फोर्सेस को हरा दिया है और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट ले लिया है। इस युद्ध के बाद इजराइल का जो नक्शा था वो बढ़ जाता है और जो एरिया है वो 4 गुना हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।